हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 17 फरवरी। और 17 फरवरी की कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए हो जाती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। आज उन खबरों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी क्लास में कोई भी फालतू की चीज़ें ऐड नहीं की जाती हैं। और इस क्लास में जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके आधार पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिएगा, उससे ही आपका एग्जाम क्रॉस होगा। बाकी तो सारी चीजें वो माया हैं। चलिए, पहली न्यूज मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है राज्य व्यवस्था से है। अनुच्छेद 137 और क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका, करंट में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपचारात्मक याचिका केवल क्रियात्मक उल्लंघन के मामले में ही सुनी जा सकती है। समझ रहे हो आप। इसको गोला बना लीजिए थोड़ा। ठीक है, चलिए बताता हूँ। शक्ति का स्रोत क्या है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। ये याद रखिएगा अच्छा। लेकिन यह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक लाइन है ना, बहुत अच्छे से याद रखिए। समीक्षा का आधार, रिव्यू, अपील नहीं है। यह केवल तब होता है जब रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई स्पष्ट त्रुटि हो। ठीक है। आपकी क्यूरेटिव पिटीशन का क्या होती है। यह अंतिम विकल्प है। यह संविधान में नहीं है, बल्कि रूपा अशोक खुरा बनाम अशोक खुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया था। इसके लिए सीनियर एडवोकेट द्वारा प्रमाणन अनिवार्य है कि निर्णय से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है। अब आप समझिए, आपने ये पूरा करंट अफेयर पढ़ लिया। अब इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन, इसका संविधान जैसे लिखा है ना, संविधान में नहीं है। ये केस याद रखिएगा। क्यों आया कि यह देखा जा सके कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। प्राकृतिक न्याय आपको समझ में आता है कि नहीं। अनुच्छेद 19 और वो अनुच्छेद 21, सॉरी, अनुच्छेद 21 है ना। और इसमें आप ये वाली लाइन बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक है, निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है, लेकिन यह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के बनाए गए नियमों के अधीन है। ठीक है। अब चलो इस पे एक एमसीक्यू करा देते हैं। इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ पे यूपीएससी फंसा सकता है कि ये संविधान में है। नो नो, संविधान में नहीं है। केस याद रखिएगा क्यों है। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, इसलिए है। शक्ति कहाँ से मिलती है। अनुच्छेद 137 से। 137 से है तय, पर इस संसद के बनाए गए किसी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है अनुच्छेद 137। चलिए, इस पे मैं आपको एक बार एक एमसीक्यू करा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं सारी न्यूज़ पढ़ाने के बाद ही अब एमसीक्यू कराऊंगा। पहले पे इसलिए एमसीक्यू करा रहा हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं वो देखने का प्रयास करें कि इस क्लास में किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाता है। और प्रैक्टिस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जरूर कराई जाती है। यहाँ आपके 3 कथन, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है किसी भी एमसीक्यू करने से पहले। पहली क्या है, सबसे पहले ये देख लो कि हमसे पूछा क्या है। कहीं गलत या सही, गलत और सही का वो देखो टिक, गलत या सही। ठीक है, ये तो सर्वप्रथम आपको देखना ही है एमसीक्यू जब आप करो। सेकंड चीज क्या करना है, 100% कथन अगर आपने पढ़ा है, चीजें है सही है तो उसको सही करिए। और थर्ड, शब्दों का हेर फेर देखना है। कम, अधिक, लगभग, लगातार,
इस तरीके जो शब्द यूपीएससी यूज करता है पूर्णतः सभी केवल, तो अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपने वो चीज पढ़ी नहीं है तो आप उस पर निर्णय ना ही ले तो ज्यादा ही बेहतर होगा। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 137 स्पष्ट रूप से, देखो जैसे ये शब्द है, स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 137 स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है। बात सत्य है, अभी मैंने आपको बताया। एक समीक्षा याचिका अनिवार्य रूप से खुली अदालत में मौखिक सुनवाई के माध्यम से सुनाई जाती है। चलो, जैसे मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ा, इस तरीके से मैं एक पॉइंट जरूर डालता हूँ, उसको होल्ड करिए थोड़ा। सुधारात्मक याचिका की अवधारणा संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं थी, बल्कि इसे न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित किया गया। हाँ, जैसे आपको मैंने केस बताया था बुरा वाला, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, तो 1 और 3 तो सही है, अब 2 में मुझे कंफ्यूजन है। तो आप देखिए, 1 और 3 तो सही है, 2 में मुझे कंफ्यूजन है, तो 1 और 3 इसमें है नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 1 3 इससे भी नहीं है, इससे भी हटा देता हूँ। 3 नहीं है इसमें, है ना। अब ये हो गया 50-50 मामला, मान के चलिए। इस सोच लीजिए आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं, 50-50% का मामला हो गया। अब आपको 2 तो बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं यार, ये 2 तो मैंने स्पष्टता पढ़े। अब एक समीक्षा याचिका अनिवार्य रूप से खुली अदालत में मौखिक सुनवाई के माध्यम से सुनी जाती है। तो जहां देखो मैंने क्या कहा था, अब जैसे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा, शब्दों को देखो, अनिवार्य रूप से खुली अदालत में मौखिक सुनवाई की, ऐसा नहीं है। कई ऐसी याचिकाएं होती हैं जिन्हें इस तरीके से मौखिक तरीके से नहीं होता है। तो इसका आंसर सी है। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं कहूंगा कि हार्ड क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में आती है ना हार्ड, उस लेवल का क्वेश्चन बना है। अगर आप खुद करके देखिएगा, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है यूपीएससी के लिए कोर करंट अफेयर्स स्टैटिक बेसिक एमसीक्यू, इसमें स्टैटिक और बेसिक का तड़का है। चलिए आज की दूसरी खबर देखते हैं। तो देखो यार, इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है, पर पढ़ाई का तरीका हम लोगों ने अब क्या कर दिया है कि प्रैक्टिस करते नहीं है। मैराथन क्लासेस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अरे पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बस हो गया आपका काम। प्रैक्टिस ज्यादा करो जितना हो सके। क्राउडिंग आउट क्या होता है? देखिए, क्राउडिंग आउट क्या होता है कि जब सरकार ज्यादा लोन लेती है ना बैंक से और मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ना, उनको जब वो लोन लेने जाते हैं ना बैंक, अब देखो इन्होंने तो ले लिया, सरकार ने तो ले लिया, अब ये जाते हैं तो उनको अधिक ब्याज दरें देना पड़ती हैं, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि निजी क्षेत्र का निवेश घटना शुरू हो जाता है मार्केट में, और सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश बढ़ना शुरू हो जाता है मार्केट में। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट। ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था कि नकारात्मक और सकारात्मक भी क्या है, उस दोनों में भी डिफरेंस जानना है, तो इसके लिए आपको बेसिक की क्लास में और अच्छे से मैं बताऊंगा इकोनॉमी के। अभी पढ़ते हैं कि करंट में क्या है, बाकी एक एमसीक्यू कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सरकार की बढ़ती उधारी से बैंकों के पास निजी क्षेत्र को देने के लिए पैसा कम पड़ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, सरकार की बढ़ती उधारी से जब सरकार पैसा ले रही है तो निजी क्षेत्र को पैसा देने के लिए बैंक के पास है नहीं ज्यादा, अब वो ब्याज दरें पड़ रही बढ़ा दे रहे हैं। अब क्राउडिंग आउट क्रिया होती क्या है? जब सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से पैसा उठाती है तो ऋण योग्य धन की मांग बढ़ जाती है, इससे ब्याज दरें ऊपर हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उच्च ब्याज दरों के कारण निजी निवेशक निवेश करने से कतराते हैं। मैंने जस्ट आपको अभी वो समझाया था ना पूरा, यही है क्राउडिंग आउट प्रोसेस। ISLM मॉडल एडवांस बेसिक, इसे मैंने याद किया, जब निवेश कम होता है तो
कुल मांग गिरती है, जिससे सरकारी खर्च का सकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। अब देखिए एनसीईआरटी लिंक भी ले लीजिए इसमें। यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता के करीब काम कर रही हो। क्या? क्राउडिंग आउट प्रक्रिया, ये सब चीजें। अब चलो इस पे एक एमसीक्यू करा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एमसीक्यू इसलिए कराता जाता हूँ साथ साथ। और हाँ, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था ना, तो आप एक चीज याद रखिए, ये नहीं है कि मैंने बस ऊपर क्वेश्चन कराया और छोड़ के चला गया। ये देखिए, आपको पीडीएफ में आप टेलीग्राम लिंक पे आ जाइए, वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। पूरी अच्छे से एक व्याख्या दी जाती है, जिससे अगर आपको मान के चलिए समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला कथन है, यदि यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार के विस्तारवादी राजकोषीय रुख के कारण, जैसा मैंने आपको बताया था वो आप याद रख लो नहीं एमसीक्यू में। पहले यहाँ देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे कथन सही पूछा है, ठीक है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार के विस्तारवादी राजकोषीय रुख के कारण वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि बैंक से सरकार राजकोषीय घाटा कब होगा, जब सरकार अधिक से अधिक विस्तार करे, अगर अधिक से अधिक पैसा मार्केट में या चीजों में डाल रही है, तभी होगा, तभी वो पैसा लेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होती है। बात सत्य है 100%। दूसरा कथन, यदि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है और पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है, तो सरकारी कर्ज से क्राउडिंग इन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। देखो, क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन, ठीक है। यदि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है और पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता है, तो सरकारी खर्च से क्राउडिंग इन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। वित्तीय घाटे का मुद्रीकरण हमेशा निजी निवेश के लिए उपलब्ध ऋण योग्य धन को कम करता है। वित्तीय घाटे का मुद्रीकरण, देखो ये एक बात हमेशा याद रखना। ये देखो मैंने सेकंड पॉइंट जो आपको बताया था ना, शब्दों से खेलना, अब इसने लगा दिया हमेशा। या कोई चीज हम ये कह दें कि हमेशा वैसे ही रहेगा, तो नहीं, हमारा जीवन एक सा नहीं रहता हमेशा, तो हमेशा चीजें कैसे वो हो सकती हैं। और यूपीएससी यहाँ दिमाग खेलता है, शब्दों से खेल जाएगा आपके साथ, है ना। और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके ये देखिए चीजें मैंने दे रखी हैं। देखो जो दूसरी लाइन थी वो यहाँ से लेके, करंट तो था ही था, यहाँ से मंदी के समय सरकारी खर्च से मांग बढ़ती है, ठीक है, जिससे निजी कंपनियां निवेश के लिए प्रोत्साहित होती हैं। इसे क्राउड इन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको आउट पढ़ा दिया, और ये तो करंट अफेयर में था। अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि मुझे इन भी बताना है, और इन आपकी एनसीईआरटी में था। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, देखो यूपीएससी आप कहोगे ना कि कोर करंट अफेयर पूछे, नो, कोर पूछता है, पर जो हाल ही के समाचार खबरों में ये सब किससे तत्पर है या योजना हुई, इन सब। पर पॉलिटी इकोनॉमी वो हमेशा क्या करता है, मैं आपको बता दूं, लिंक करता है। लिंक क्या करता है, लिंक करता है आपका बेसिक और करंट, इसको मिक्स करके एक क्वेश्चन का निर्माण करता है, जैसे मैंने आपके सामने किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। 30 से 40 मिनट की क्लास होती है, पूरा करंट अफेयर ओवर हो जाता है, सोर्स बहुत अच्छे होते हैं, और सेकंड चीज, हर एक सब्जेक्ट से न्यूज होती है, हर एक सब्जेक्ट से। और देखिए लिंक हमेशा मिलेगा आपको मेरी क्लास में, क्योंकि बेसिक साथ में लिंक मैं करता हूँ, ये मेरी आदत है करंट की। क्योंकि ये पीवाईक्यू को आप देखेंगे तो 2 लाइनें करंट की हैं, तो 1 लाइन बेसिक की। जैसे इसका डायरेक्ट करंट का बन सकता है कि जियो डायनेमो, इसका डायरेक्ट करंट है ना। और ये देखो मैंने नीचे लिख रखा है ना, एनसीईआरटी क्लास 11 यूनिट 2 एंड 3 में ये चीज है। चलो
पढ़ लीजिएगा अगर आपको अलग से पढ़ना और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। पर इस क्लास में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा से साइबेरिया की ओर 55 किलोमीटर वर्ष की गति से खिसक रहा है। चलो भाई पढ़ते हैं बेसिक संरचना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर, आप ये तो जानते होगे ना, ज्योग्राफी पढ़े होगे कि जब कोर मेंटल मेटल ये सब पढ़ा है कि नहीं, क्रोड है नहीं पढ़ा है तो ज्योग्राफी जब बेसिक पढ़ाऊंगा या आप पढ़ लिएगा, है ना। बाहरी कोर में पिघलते हुए लोहे और निकेल के संवहन द्वारा उत्पन्न होता है, इसे सेल्फ एग्जिटिंग डायनेमो कहते हैं। चुंबकीय उत्क्रमण, पृथ्वी के इतिहास में ध्रुव के आपस में बदल जाते हैं, उत्तर दक्षिण बन जाता है। पिछला उत्क्रमण लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ। एनसीईआरटी लिंक, सौर पवनों से निकलने वाले प्लाज्मा को यह क्षेत्र मोड़ देता है जिससे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बनती है। ये तो हो गया था करंट, और ये हो गया आपका एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा बेसिक से जोड़ दी, आपको तो ये पता नहीं, जियो डायनेमो। ठीक है, अब इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा मैं, तो वो करूंगा एमसीक्यू, जो यहां नहीं मिला वो वहां मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो करते हैं इस एमसीक्यू को। 3 बातें जरूर याद रख के ही करना, जल्दबाजी मत करना। पूछा क्या है, सही पूछा है। अब देखते हैं 100%। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी के आंतरिक कोर, इनर कोर का तरल अवस्था में होना प्राथमिक आवश्यकता है। देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला कोरियोसिस प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र को सुव्यवस्थित रूप देने में मदद करता है। चुंबकीय उत्क्रमण एक नियमित घटना है जो हर 11 साल, देखो ये बात तो है गलत, तो गलत हमने देख लिया। अब इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी के आंतरिक कोर का तरल अवस्था में होना अपनी बाहरी कोर है, तो ये बात भी है गलत। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला कोरियोसिस इफेक्ट चुंबकीय क्षेत्र को सुव्यवस्थित रूप देने में मदद करता है, बिल्कुल ये बात है सत्य। ये लो, ये आप ये समझो कि बिल्कुल एकदम यूपीएससी और पीसीएस का स्टैंडर्ड ऐसे ही होता जा रहा है दिन पे दिन। उसी स्टैंडर्ड के एमसीक्यू यहाँ मैं आसान एमसीक्यू रख दूं करंट अफेयर से और पढ़ा के चला जाऊं, तो वो एक नैतिक कर्तव्य नहीं है मेरा, है ना। क्योंकि पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत और कर लो, पर अच्छे से पढ़ाओ जिसमें बच्चों को रिवीजन करें, मटेरियल अच्छा मिले, और उनसे अगर एग्जाम हॉल में आए तो कोई चीज छूटे ना। देखो यहाँ यूपीएससी ने वहां चीज को घुमाने का प्रयास करा, ये देखो, ये देखो, ये बेसिक आपका एकदम समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी लिंक प्लस करंट अफेयर को मिला के मैं चीजें करता हूँ। करंट अफेयर में आप देखोगे तो करंट अफेयर में सिर्फ इतनी सी खबर थी, आप देखना ये कितना करंट अफेयर में सिर्फ था इतना। मैं चाहता तो आपको बहुत जल्दी पढ़ा के यूं पढ़ा के निकल जाता, पर यार ये सब चीजें कहाँ से लाऊंगा, यही सब तो यूपीएससी लिंक कर देता है ना, ये सब चीजें। तभी तो देखो मैंने आपको तीसरा कथन बताया ना, 11 साल वाला चक्र, लाखों, है ना, पृथ्वी का लाखों वर्षों में ऐसा होता है, और यूपीएससी वहां लिख के ना छोटा सा पॉइंट आपको घुमा देगा। पर्यावरण से सुपोषण और ऑक्सीजन हौज। अब सुपोषण क्या होता है, कई बार आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा कि जैसे मान के चलो ये तालाब है ना, अब इसमें गंदगी है, चीजें हैं, सब चीजें हैं, इसमें एक मछली है। अब मछली मैं अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ, पर मान लो मछली, ये है पप्पू जी। पप्पू जी आए, टिकट 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 टिकट, मछली पकड़ी, लेके अपने घर गए, बढ़िया से इसको पकाया, खाना शुरू कर दिए। अब इसके अंदर जो गंदगी, केमिकल जो इसने इस तालाब में जो चीजें थी उसको ग्रहण किया होगा, अब वो पप्पू जी ने खाया ना, तो पप्पू जी के अंदर भी धीरे धीरे
आना शुरू हो गया। इसे कहते हैं सुपोषण, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर तीसरे स्तर तक ये बढ़ता ही जाता है, फिर मतलब शरीर में इकट्ठा होता जाता है हमारे केमिकल चीजें, प्रशोषित चीजें। अब देखो पढ़ाता हूँ करें। भारत के पश्चिमी तट पर हाइपोक्सिक जोन्स की पहचान हुई है। हाइपोक्सिक जोन्स क्या होते हैं? प्रक्रिया प्रोसेस। पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस के मिलने से शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। जब ये शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया इनके अपघटन के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी की एक निश्चित आयतन में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरियाओं को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे क्या कहते हैं? उच्च बीओडी होगा तो प्रदूषित जल होगा। बाकी सुपोषण मैंने आपको बताया ही है। अब चलो इस पे एक एमसीक्यू कर लो तो क्लियर और अधिक हो जाएगा। बेसिक प्लस करंट दोनों को मिला के क्वेश्चन तैयार किया गया है। चलो ब्लू कार्बन के पारिस्थितिकी 2 मिनट रुकिएगा। चलो एमसीक्यू थोड़ा बाद में कराता हूँ कि थोड़ा एमसीक्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए हम जब अपनी पूरी खबर पढ़ लेते हैं उसके बाद एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्कूल। विजयनगर के आयगर और नयनगर, ये यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है फ्री में, और फिर से ये करंट अफेयर में था तो इसको पढ़ना हमारा नैतिक कर्तव्य तो बनता ही है। चलिए करंट। विजयनगर के पतन के बाद के छोटे सामंतों के प्रशासनिक रिकॉर्ड मिले हैं। नयनकर व्यवस्था कहती नायक सेना प्रमुख थे जिन्हें राजा द्वारा राजस्व क्षेत्र आमरण, राजस्व क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आमरम। यहाँ तो यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है इसलिए याद ध्यान से पढ़ना, दिया जाता था। वे राजा को अपनी सेना का एक हिस्सा देते थे और साल में एक बार उपहार लेकर दरबार में उपस्थित होते थे। ध्यान से पढ़ना, फिर कह रहा हूँ इस चीज को। आयकर व्यवस्था। प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई है था जहां 12 अधिकारी, देखो 12 अधिकारियों को क्या कहा जाता था? आयकर होते थे। इन्हें इनकी सेवाओं के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी। इनके पद वंशानुगत होते थे। मार्क करके याद कर लो बहुत अच्छे से। विजयनगर ने रायगोपुरम, ऊंचे प्रवेश द्वार और कल्याण मंडप मंदिर के में विभागक जैसी नई वास्तुशिल्प विशेषताएं जोड़ी। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रायगोपुरम और कल्याण मंडप किस वास्तुशिल्प विशेषताओं को जोड़ने वाला क्षेत्र या वंश कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप विजयनगर याद रखना है ना, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं इसको याद रखिए। कल्याण मंडप क्या है इसको, तो वो हिस्ट्री तो टोटल मैं कहूँगा रटने का काम पड़ जाता है ना, कि कुछ चीजें याद रखना होती हैं तो आपको याद रखना होगी। 1 से 2 बार इसको रिवीजन अच्छे से करिएगा। आज की 6 नंबर की खबर विज्ञान की है। मियोन और कॉस्मेटिक किरणें। मियोन टोमोग्राफी का उपयोग करके हिमालय के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट की मैपिंग की जा रही है। मियोन एक प्राथमिक कण है जो लेप्टान परिवार का सदस्य है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 207 गुना अधिक है। ये बात याद रखो। उत्पत्ति। जब अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में अणुओं से टकराती हैं तो म्यून बनती हैं। ये है अपना वायुमंडल, ये मान लेते हैं हम अपना अंतरिक्ष, ठीक है। और यहाँ से उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें आ रही हैं और जो हमारे वायुमंडल से क्या है कि ऊपरी हिस्से में अणु, जैसे छोटे छोटे अणु है ना, इनसे टकरा रही हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? म्यून। इस तरीके से चित्र बना लिया करो यार, जब पीडीएफ हो ना जिस तरीके से आप भी चित्र बना लिया करो तो याद रहता है काफी समय तक, है ना। उत्पत्ति हो गई। महत्व। अपनी उच्च ऊर्जा और द्रव्यमान के कारण ये स्टील या कंक्रीट की कई मीटर मोटी दीवारों को पार कर सकते हैं जो एक्सरे नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप बेसिक में पढ़ोगे।
एमसीक्यू अब हम सारी न्यूज पढ़ने के बाद ही करेंगे, ठीक है। खबर नंबर 7 आईआर और मैपिंग की है। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन और जल डमरू मध्य। तुर्की ने यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी युद्धपोतों के लिए बॉस्फोरस जल डमरू मध्य बंद कर दिया है। बॉस्फोरस और डरडानेल्स, ये देखो, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसको 5 स्टार कर लो। यूपीएससी का ना, देखो आप किसी भी साल का पेपर जाना, यूपीएससी मैथ एंड जो आपसे जियोग्राफी पूछता है ना, या प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे जो भी चीज करंट अफेयर में रहती है उसको वो क्या करता है, इस तरीके से पूछता है, मैपिंग आधार पर पूछता है ना। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। ये जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर और फिर एजियन भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। आप समझो, काला सागर को मरमरा सागर से, कौन, बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स, और फियन एजियन को भूमध्य सागर से, है ना। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है, यह तुर्की को युद्ध के समय इन जल डमरू मध्य को विनिर्मित करने का अधिकार देता है। शांति काल में नागरिक जहाजों को मुक्त मार्ग मिलता है, लेकिन युद्धपोतों के लिए वजन और समय की सीमाएं हैं। इसको याद रख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। बॉस्फोरस दुनिया का सबसे संकीर्ण जल डमरू मध्य है जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखो, है ना। वो बॉस्फोरस का तो हो गया काला सागर से मरमरा सागर, और डार्डेनेल्स का हो गया फिर एजियन से भूमध्य सागर, ठीक है। दो मिनट, एक मिस्टेक हो गया है। वो मिस्टेक क्या है अभी मैं आपको, चलो एमसीक्यू करा दूंगा ना, अगर वो चीज़ वहां पर होगी ना तो फिर उसके बाद मैं देख लूंगा, नहीं होगी तो मैं आपको फिर यहाँ पे बता दूंगा। बाकी इसको सेम ही ऐसे ही पढ़ना। चलिए, आज की खबर आंतरिक सुरक्षा से है। ग्रे जोन वारफेयर करंट। भारत की पावर ग्रिड पर संदिग्ध साइबर हमलों को ग्रे जोन रणनीति का हिस्सा माना गया है। यह ग्रे जोन वारफेयर का एक हिस्सा है। कौन, सलामी साइलेंसिंग, जहां एक देश धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करता है ताकि बड़ा युद्ध न छिड़े, जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन कर रहा है। इसको याद रखना, हाल ही के समाचारों में रहा सलामी साइलेंसिंग क्या है, तो धीरे धीरे कब्जा करना। हाइब्रिड वारफेयर, इसमें सूचना युद्ध, आर्थिक दबाव और साइबर हमलों का मिश्रण होता है। चुनौती, इसमें प्रतिशोध लेना मुश्किल होता है क्योंकि हमलावर की पहचान स्पष्ट नहीं होती है। आज की आखिरी खबर, योजना रिपोर्ट, पीएम ई बस और नेट जीरो लक्ष्य। केंद्र ने राज्यों को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म की गारंटी दी है ताकि निजी ऑपरेटर ई बस चला सकें। क्या है पीएम ई बस? यदि राज्य परिवहन इकाइयां निजी ऑपरेटरों को भुगतान करने में विफल रहती हैं तो केंद्र सरकार एक फंड से भुगतान करेगी। यह निवेश के लिए जोखिम को कम करता है। फेम वर्सेस पीएम ई बस, फेम सब्सिडी देता है जबकि पीएम ई बस ऑपरेशन मॉडल पर केंद्रित है। ये लाइन बिल्कुल याद रखना अच्छे से। सार्वजनिक परिवहन का विकास सीधे कार्बन उत्सर्जन और शहरी नियोजन से जुड़ा है। एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 याद रखना आप। चलो, अब हमें क्वेश्चन करना है कहाँ से, 4th नंबर से स्टार्टिंग करते हैं अपनी। जो टॉपिक नहीं पढ़े होंगे वो एक दो, जैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा उनमें डेप्थ में नहीं जाना है, ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उन पर मैं एमसीक्यू ही बना देता हूँ। ब्लू कार्बन के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास के मैदान स्थलीय वनों की तुलना में कार्बन को बहुत तेजी से और अधिक समय तक मिट्टी में दबाकर रख सकते हैं। चलो देखते हैं। और लवड़िए
दलदल केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित हैं, जबकि मैंग्रोव शीतोष्ण क्षेत्र में वे पाए जाते हैं। बताओ, लिंक मिल चुका है? अगर आप बहुत अच्छे से ये बात बिल्कुल गलत है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होने पर वे संचित कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ देते हैं। बात सत्य है। दूसरा गलत है हमारा, हमसे पूछा है सही, हाँ सही पूछा है। दूसरा हमारा बिल्कुल गलत है। तो आंसर तुम्हारे सामने। हम चलो पहले पे थोड़ा सा फोकस नहीं होते हमारा, मान के चलिए कि हम बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, पर हमने तीसरा हमको बहुत कंफर्म है। तो हमारा आंसर, बस यूपीएससी इसमें कुछ नहीं करेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना देगा डराने के लिए। पता क्या करेगा? कथन 1, कथन 2, कथन 3 की सही व्याख्या करता है। कथन 3, कथन 1 और कथन 2 की सही व्याख्या करता है। कथन 2 गलत है, कथन 1 कथन 3 की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट में पकड़ रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप चीज़ों को निकाल लेते हो। और ये सारा आपको अगर नहीं और अच्छे से समझ में आओ तो एक बार पीडीएफ टेलीग्राम से निकाल कर अच्छे से पढ़िएगा। चलो, विजयनगर साम्राज्य की आयगर व्यवस्था, जहां पे आयगर कौन होते हैं, क्या होते थे बताओ, याद है कि नहीं? इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, पूछा हमसे सही। यह ग्राम प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली थी जहां सभी निर्णय सीधे राजा द्वारा लिए जाते थे। नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसा मैंने कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। अगर इतनी इंपॉर्टेंट लाइन होती तो मैं जरूर डालता। आयगरों को उनकी सेवाओं के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, ये मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है। यह पद वंशानुगत होते थे और उन्हें अपने पदों को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार होता था। ये बात भी सत्य है, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, ये नॉलेज आपको नहीं दी थी, और ये नॉलेज मैंने आपको एमसीक्यू के जरिए दे दी। तो कथन 2 और 3 सही है, 2 और 3 कहाँ है? बी ऑप्शन में। चलिए, इसी तरीके से हमको चीजों को पढ़ना है। और ये रहा आपका व्याख्या, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ। आराम से आप डिजिटल रूप से चाहें तो आप इनको निकाल कर या छोटे छोटे आप खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दें। मियोन टोमोग्राफी, मैंने आपको पढ़ाया था, जस्ट पढ़ाया ना, याद आ रहा? कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा ना? मियोन क्या होते हैं, क्या बताया था? ये पृथ्वी है, ये उसका वायुमंडल है, ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें आई, यहाँ पे जो कण हैं इनसे ये टकराई, जब ये टकराई तो इसी को हम क्या कहते हैं? म्यून। ठीक है, म्यून ब्रह्मांडीय किरणों के वायुमंडल में प्रवेश करने पर उत्पन्न होने वाले उप परमाणु कण हैं। बताओ, सही हमसे पूछा है, चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है, सही बात। म्यून का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है, जिससे वे ठोस पदार्थों को आसानी से पार कर लेते हैं। चलो रोकते हैं जरा इसको। इसका उपयोग पुरातात्विक संरचनाओं के भीतर छिपे हुए कक्षों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसा मैंने आपको कुछ पढ़ाया? बताओ, पढ़ाया कि नहीं? जल्दी बताओ। नहीं पढ़ाया तो ये बात बिल्कुल याद रख लेना है ना, क्योंकि मैं यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर देता हूँ। म्यून का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम, देखो बहुत कम लिख दिया ना शब्द को गेम, जिससे भी ठोस पदार्थ। चलिए, बाकी आपको व्याख्या नीचे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1936 के सामरिक महत्व के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कन्वेंशन तुर्की को काला सागर में प्रवेश करने व गैर तटवर्ती देशों के युद्धपोतों के टन भार और प्रवास की अवधि को सीमित करने का अधिकार देता है।
युद्ध के समय यदि तुर्की युद्ध में शामिल नहीं है तो वह किसी भी उत्पोत के मार्ग को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। यह समझौता केवल बॉस्फोरस जलमंडल पर लागू होता है, ना कि देखो ये तो हो गया गलत। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, इनको हल्का मत समझिएगा। यूपीएससी दे देगा ना तो पसीना छूट जाएगा आप लोगों का करने का इन करंट अफेयर से। और यूपीएससी ऐसे ज्यादा देता नहीं है, ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि हार्ड से हार्ड चीज भी कर लोगे ना थोड़ा सा। आज के करंट अफेयर में मैंने इसलिए इनको बनाया था, वैसे आप देखेंगे मैं नॉर्मली, पर क्या करता है यूपीएससी यार 5, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे देता है ना जो पसीना छुटाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो अब मुझे एक और दो देखना है, पूछा मुझसे, कथन सही है। युद्ध के समय यदि तुर्की युद्ध में शामिल नहीं है तो भाई किसी भी युद्धपोत के मार्ग को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, कर सकता है ना, नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर होता है क्या। बिल्कुल, बाकी आपके सामने ये व्याख्या है, कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8। देखो जो मैं आपको ऊपर क्या क्या आया था, मैंने पढ़ाया था, वहां पे थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक हो रही थी, तो मैं आपको बताया था कि जो ये चीज थी ना, जैसे बॉस्फोरस को तो आपको पता, मैंने बता दिया था, काला सागर को किससे, मरमरा सागर से, है ना। और जो डार्डेनेल्स थी ना, ये मरमरा सागर को आपका भूमध्य से है। भाई मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे वो चीज सही से स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, वहां स्पष्ट कर दूंगा। यहाँ देखो स्पष्ट मैंने कर दिया, इस चीज को याद रखना। ग्रे जोन वारफेयर इन रणनीतियों में निम्नलिखित में क्या शामिल है, बताइए। अभी आपको पढ़ाया है 5 स्टार क्वेश्चन यूपीएससी के लिए। जबरदस्ती आर्थिक कूटनीति, पॉक्सी उग्रवाद और नागरिक अशांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उपयोग करके प्रतिद्वंदी कानून से उलझना। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन, पीएम ई बस सेवा के वित्त पोषण मॉडल के निम्न तत्वों पर विचार करें, पूछा हमसे, सही है। केंद्र सरकार राज्यों को बस खरीदने के लिए 100% वित्त नहीं आता, तो मैंने आपको कहीं पढ़ाया है, बात ही गलत हो गई। चलो चलो, यह योजना केवल उन्हीं शहरों पर केंद्रित जहां वर्तमान में कोई संगठित बस सेवा उपलब्ध नहीं। चलो 3 हटाओ, लो नहीं पढ़ेंगे हम, 2 पढ़ लेते हैं। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का उद्देश्य निजी ऑपरेटर को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निवेश करना, तो सही बात है। इसी तरीके से एमसीक्यू किए जाते हैं, है ना, सीधा पढ़ो। देखा कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल, हाँ तो जो मैं आपसे वहां कह रहा था ना कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था ऊपर, सुपोषण पढ़ाया था, बट क्वेश्चन जो वहां पे आया था वो आया था ब्लैक कार्बन पर। ओके, आया था ना। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अगर वो एक्स्ट्रा नॉलेज डल जाती है, पर यहाँ पर देखिए सुपोषण की प्रोसेस के संदर्भ में मृत क्षेत्र के बनने का सही क्रम क्या है, बेसिक प्लस करंट, टोटल बेसिक कह लो इसको, तो मैं कहूंगा टोटल बेसिक कह लो। क्यों होता है भाई, बेसिक है, जिसने पढ़ा होगा उसने तुरंत इसका आंसर दे दिया होगा। जल्दी बताओ। देखो पोषक तत्वों की वृद्धि होगी, शैवाल प्रजनन होगा, बैक्टीरिया का गठन होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये मॉडल याद रखना, चाहो तो बिल्कुल एकदम दिमाग में छाप लेना। ये रहा आपके, पढ़ लेना एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना हो, पर मैं यहाँ पे सब कुछ देता हूँ। अब देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को आपको भेजना आपकी जिम्मेदारी है। जैसा मेरा कर्तव्य है सही तरीके से पढ़ाना, वैसा आपका भी कर्तव्य है कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को भेजें, जिससे मुझे और उत्साह आए और मैं बहुत अच्छे से आपको अच्छे अच्छे तरीके से और चीजें स्मार्ट तरीके से ला सकूं आपके लिए, जैसे इस तरीके से मैं क्लास लाता हूं, है ना। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।